Hello everyone, welcome back to Ansarkari. In this video, we will continue dealing with the important newspaper topics from newspaper of 9th September 2024. So first topic says Ukraine keen on India joining the Swiss peace process, says envoy. So with the growing tensions overall, be it regarding to the Russia-Ukraine war or even the Israel-Hamas war, so there's this Ukraine ambassador who says, we hope that Prime Minister Narendra Modi's visit to Ukraine and conversations with President Zelensky indicate India's support for the peace building effort. So again, towards peace prospect, this is a case. And so it is signing a Swiss peace summit document. So India issued a statement disassociating itself from its outcome as it did not involve Russia and Ukraine. So Ukraine, he said, had more ambition for India than playing post office between the leaders of the two warring nations. So instead of the mediator, he can play a role in terms of guiding the process or even host करना peace के summit को. That becomes very important. फर्दर जब हम बात करते हैं कि कैसे इंडिया और स्विट्जरलैंड के जो टाइज है उनके रिगार्डिंग, तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है इंडिपेंडेंस के बाद से ही एक न्यूट्रलिटी और मीडिएशन जो है उन दोनों में ही इंडिया और स्विट्जरलैंड ने पार्टिसिपेट करा है. तो स्विट्जरलैंड जो है वो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोप में से. इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है? टेक्सटाइल, केमिकल, ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल और मशीनरी. और स्विट्जरलैंड से क्या क्या इंपोर्ट करता है इंडिया? तो अगेन केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल, मशीनरी, प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट्स और वॉचेस. फर्दर अभी नेगोशिएशन हो रहा है ऑफ द फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड स्विट्जरलैंड. टूरिज्म में भी बहुत ज्यादा स्कोप अभी भी है विद रिगार्ड टू ट्रैवल. नेक्स्ट, रीडेवलपमेंट थ्रेटन्स हेरिटेज वैल्यू ऑफ कुनूर स्टेशन. तो हेयर कुनूर इज अ प्लेस इन तमिलनाडु, और जो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का उसमें दिस इज अ टाउन. एंड यहाँ पर जो नीलगिरी है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे लाइन, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जो ये साइट है ये इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ हेरिटेज कल्चर, लेकिन इसका रिफॉर्मेशन हो रहा है, रेनोवेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बिल्डिंग का. So this is being criticized by the heritage train and the history enthusiasts in the district that it should not happen क्योंकि again preservation का it becomes important. तो यहाँ पे there is a challenge or a dilemma that we can see between infrastructural development and heritage conservation. Important क्यों है ये site कि in 1891 itself, जो लॉर्ड वेललॉक थे गवर्नर ऑफ मद्रास, he cut the first sword which thereby launched the actual construction उधर ही कुनूर में. और ये एक पार्ट है ऑफ द अमृत भारत स्टेशन स्कीम. तो अगेन हेरिटेज वैल्यू दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट हियर. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाउ द रिफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ इट्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिनोवेशन, हम एक ऑल्टरनेट बिल्ड कर सकते हैं साइड में ही. दैट कैन बी अ केस जहाँ पे इवन टूरिज्म कैन बी प्रमोटेड विद हेरिटेज इटसेल्फ, और परहैप्स जो जो चीजें आर वेरी इंपॉर्टेंट उनको वी कैन लेट बी एज इट इज, एंड सम थिंग्स वी कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन if it is that important. But complete construction and renovation, that should be criticized. नेक्स्ट, पॉलिसी पैरालिसिस, अ वीकेंड पब्लिक हेल्थ सेक्टर. तो जब हम इंडिया में पब्लिक हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं कि क्या क्या उसमें चैलेंजेस हैं, तो फर्स्ट वन इज मेजरली रिगार्डिंग द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर.
के जो बेड्स हैं, द फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा, दे आर नॉट दैट हाई इन नंबर एज दे शुड बी। फर्दर केसेस की बात करें कि क्या क्या मेजर कैटेगरीज होती है पब्लिक हेल्थ में, तो पहले है डिजीजेज ऑफ पॉवर्टी, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, अंडर न्यूट्रिशन, मैटरनल हेल्थ, बोर्ड्स ऑफ इलनेसेस। तो ये सब मेजरली क्यों होते हैं? ड्यू टू द अनक्लीन एनवायरनमेंट दैट अ पर्सन लिव्स इन, जैसे कि वाटर बोर्न इन्फेक्शन हो गए, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायरियल डिजीजेस। तो ये मेजरली आर फेस बाय पुअर एंड द वल्नरेबल। देन वी हैव द प्रॉब्लम्स ऑफ द मिडिल क्लास, जैसे कि environmental pollution like air, water, waste, to ensure healthy foods and eateries, जो कि पोस्ट करते हैं threat to the everyday lives. And third is regarding the public health, जो कि curative care needs है, कि अगर डिजीज हो गई है देन जो उनको क्योर करने में चैलेंजेस आते हैं, तो वो कितने टाइम के होते हैं? अगेन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो टर्सरी मेनली इंक्लूड्स द अगेन इंश्योरेंस एटसेट्रा, और जो सेकेंडरी है इट इंक्लूड्स सर्जरीज एटसेट्रा, एंड प्राइमरी में डायग्नोसिस टेस्ट, और जो लोकल लेवल पर ही लाइक एट अ वेरी बेसिक लेवल इटसेल्फ सिर्फ मेडिसिन से ही वी कैन क्योर। तो प्राइमरी में गुड है अभी सिचुएशन, अगर हम देखें तो इट हैज बीन काइंड ऑफ ओके इन ड्यू टू लाइक आयुष्मान भारत एंड जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो डेवलप हो रहे हैं। बट जो चैलेंज है दैट इज रिगार्डिंग द सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर, जिसमें अगेन इवन द पुअर हैज टू रिलाई ऑन द प्राइवेट सेक्टर rather than the public, क्योंकि वहां पर अगेन आउटसोर्सिंग हो रही है ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर सर्विसेज टू द प्राइवेट सेक्टर एट द मार्केट रेट्स। तो ये लैक ऑफ इंटेंशन दिखाती है फॉर द पुअर इन टर्म्स ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी लेवल केयर। जो रिमेनिंग 100 करोड़ पॉपुलेशन है, अगर हम बात करते हैं सिर्फ 500 हु आर इंक्लूडेड इन द आयुष्मान भारत स्कीम, 500 करोड़, तो हु आर नॉट कवर्ड अंडर एनी गवर्नमेंट, 500 million, so 100 crore population who are not covered under any government schemes, they are forced to have highly commercialized medical care for their illness, जो again out of pocket expenditure को increase कर देती है। तो ये challenges है कुछ यहाँ पर। वे फॉरवर्ड की अगर बात करते हैं तो अगेन लिम्स को स्ट्रेंथन करना इंपॉर्टेंट है ऑफ द सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर लेवल केयर इन द पब्लिक सेक्टर, and instead favoring the growth of the private sector. Next, with or without Chinese companies is the question. तो अगेन जब हम बात करते हैं कि जो मेजर प्रोजेक्ट है, जैसे कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, वोकल फॉर लोकल का जो नैरेटिव है, जिसको हम पीएलआई डीएलआई के थ्रू भी हम प्रमोट कर रहे हैं, तो scheme to attract domestic and foreign capital are supposed to be part of this agenda. तो यहाँ पे जो मेजर चैलेंज है कि जो इंडिया के कंज्यूमर्स है, वन ऑफ द लार्जेस्ट यूजर्स ऑफ स्मार्टफोन्स विद एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि मार्केट शेयर जो है एज ऑफ 2023 70%। तो ये एडवांटेज है टू द चाइनीज कंपनीज। यहाँ पर अगेन मेजर बात हो रही है होम ग्रोन प्लेयर्स को डेवलप करने की एंड बैलेंस करने की जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट और ऑपरेशंस है, बिकॉज अगेन द चैलेंजेस के जो मेजर नीड्स है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग जो रिक्वायर कर, जैसे कि रोबस्ट सप्लाई नेटवर्क, डेवलपमेंट ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रीज, क्लस्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज शेयरिंग, uninterrupted पावर, वाटर सप्लाई एटसेट्रा, तो ऑल दीज आर नॉट प्रेजेंट विद इंडिया करंट। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट भी इम्पोर्टेंट है एंड फर्दर होम ग्रोन प्लेयर्स को भी एनकरेज करना और ज्यादा, ताकि जो रिलायंस है ऑन द चाइनीज कंपनीज दैट गेट्स रिड्यूस्ड एंड मेकिंग इन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन बेनिफिट ज्यादा हो। जो एक वर्टिकल इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं, दैट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो वीजा नॉर्म्स को ये ईज करेंगे फॉर द चाइनीज टेक्नीशियंस।
Next, Abu Dhabi Crown Prince Al Nahyan arrives in New Delhi. So again, UAE and India have a really strong ties, be it in terms of trade, yeah, even culture. Just recently, a temple was inaugurated in UAE itself. तो अगर हम बात करते हैं अगेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस की तो 1972 जब 1971 में फॉर्मेशन हुआ था यूएई का उसके बाद से ही देयर हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग टाइज दैट वी हैव सीन फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहे हैं एंड नाउ सर्टेनली दे आर इंक्रीजिंग अ लॉट तो हाई लेवल विजिट्स कब कब हुई हैं 2015 18 19 में और जो शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान उनकी विजिट कब कब हुई है 16 में 17 में तो he was also chief guest for the India's Republic Day celebration in 2017. अगेन यूएई जो है वो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर यूएस एंड चाइना इसलिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है प्रीशियस मेटल स्टोन फूड प्रोडक्ट टेक्सटाइल मशीनरी और केमिकल्स और यूएई से क्या क्या इंपोर्ट करता है इंडिया अगेन क्रूड ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्रीशियस मेटल्स प्लास्टिक्स एटसेट्रा सिमिलर जैसे कि हम ओमान की भी बात करें तो मेजरली जो ये ऑयल गैस है और क्रूड है इनका इम्पोर्ट ही होता है नेक्स्ट इंडियाज मिलिट्री डिप्लोमेसी इन टॉप गियर विद बैक टू बैक एक्सरसाइजेस तो इंडिया यूएस बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास की जब हम बात करते हैं तो इट इज सेट टू कॉमर्स एट द महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस इन राजस्थान तो इंडिया यूएस का है युद्ध अभ्यास फर्दर अगर डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं अलोंग द F-16 जेट्स तो कंट्रीज जो डिप्लॉय कर रही हैं एयरक्राफ्ट को दे इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया ग्रीस जापान सिंगापुर श्रीलंका यूएई एंड यूएस बांग्लादेश which was scheduled to deploy a C-130 transport aircraft has dropped out against the backdrop of recent domestic developments फिर तरंग शक्ति की हम बात करते हैं मालाबार नेवल एक्सरसाइज जो कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान और यूएस को कंप्राइज करती है तो वो भी विशाखापट्टनम कोस्ट पर होगी इन द फर्स्ट हाफ एंड फर्दर वी टॉक अबाउट द एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स ATGs तो ये सब स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज हैं अब अगर हम बात करते हैं कि क्या इन मिलिट्री एक्सरसाइजेस का बेनिफिट होता है एक्चुअली अगर हम देखें तो अगेन जो कंट्रीज मिलके पार्टिसिपेट करती हैं उनके जो फाइटिंग के चांसेस होते हैं फर्दर या फिर राइवलरी चांसेस दे गेट डिक्रीज टू अ नेग्लिजिबल अमाउंट उन्हीं को जीरो हो जाता है बहुत ही रेयर केसेस में इट कुड हैपन फर्दर एक तरह का और ज्यादा एफिशिएंट सिक्योरिटी सिस्टम क्रिएट होता है ताकि और ज्यादा efficiently the countries they can collaborate and since they have practiced together due to this exercises तो efficiency enhance हो जाती है एक तरह से एक जो सॉफ्ट हम कोलैबोरेशन देखते हैं that also gets created here because it is merely just practice next sisterhood challenges rural sisterhood challenge rural Chinese tradition denying women village membership payouts तो अगर हम थोड़ी हिस्ट्री की बात करें तो एज चाइना embraced market reforms since 1980 so the government is taking over rural land for factories railways shopping centers और exchange में villagers को compensation दिया गया था in form of new apartments और certificates जिससे कि उनको डिविडेंड मिलेंगे ऑफ द लैंड्स फ्यूचर यूज तो अगेन यहाँ पर जो चैलेंज आ रहा है दैट इज रिगार्डिंग द डिनाइंग of the land rights और उनको जो dividends है they are not being provided certificates because the women they have married तो just because of marriage even if अगर वो same village में रह रही है even after their marriage still they are being denied their rights तो अगेन सोशल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना लोकल गवर्नमेंट्स और कोर्ट्स दे आर डेफिनेटली मोर इंक्लाइंड टू प्रोटेक्ट द बेनिफिट्स ऑफ द मेजोरिटी तो यहाँ पे अगेन जेंडर बायस कैन बी सीन हियर एंड दिस शुड
get their rights. नेक्स्ट बिल्डिंग ऑन सक्सेस। तो जब हम स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं, मेजरली क्लीनलीनेस पे फोकस किया था एंड ऑल्सो जो ओपन डिफेकेशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो 11 करोड़ इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रीन्स दे वर डेवलप्ड। एंड क्या क्या इसके बेनिफिट्स हुए हैं? अगेन जो इन्फेंट डेथ्स है उनको रिड्यूस करना, फिर फर्दर इवन जो मटरनल मोर्टालिटी है वो, और जो इन्फेक्शंस होते हैं, इंक्रीज डिजीजेस, बीट ऑफ कोलेरा, टाइफॉइड एटसेट्रा, तो उनका भी रिडक्शन हुआ। तो बिसाइड डिजीज ट्रांसमिशन थ्रू फीकल ओरल रूट, तो जो वाटर फूड कंटामिनेशन है दैट इज बीन प्रिवेंटेड। अब डेटा की बात करते हैं तो एनएफएचएस जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, उनके डेटा ने बताया कि जो परसेंटेज ऑफ इंडियन हाउस होल्ड विद नो टॉयलेट फैसिलिटी, तो वो फॉल कर गया फ्रॉम 55 टू 39 बिटवीन 2005-6 एंड 15-16। तो अगेन डिक्लाइन वाज शार्पर। तो ओपन डिफेकेशन फ्री बनाना इंडिया को। और सिर्फ चाइल्ड मोर्टालिटी की बात नहीं है, इट इज ऑल्सो अबाउट द स्टंटिंग वेस्टिंग। तो स्टंटिंग लो हाइट फॉर एज एंड वेस्टिंग लो वेट फॉर हाइट। तो रिजल्ट कैसे होता है? बहुत इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन और पुअर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम रिकरेंट डायरिया, कोलेरा एंड टाइफॉइड अटैक, जो कि अगेन कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से। फर्दर इसके इंटीग्रेशन की बात हो रही है विद द जल जीवन मिशन, जिससे कि हम पोर्टेबल सेफ ड्रिंकिंग वाटर के कनेक्शन की बात करते हैं। तो नोटेबली जो ये एसबीएम है, स्वच्छ भारत मिशन और जन धन, दे हैव बीन सक्सेसेस और फैसिलिटेट भी हुआ डिजिटल ट्रांजैक्शन थ्रू यूपीआई एंड मोबाइल बेस्ड प्रोटोकॉल्स। लेकिन अगेन अदर स्कीम्स जैसे के सॉइल हेल्थ कार्ड और जल जीवन मिशन, इनके अभी इफेक्ट्स इतने विजिबल नहीं है, दे हैव नॉट बीन सो सक्सेसफुल। तो sustained intervention and schemes are important here. Next, on uncommon cyclones in the Arabian Sea. So why does the North Indian Ocean have two cyclone seasons, while all other cyclogenesis regions just have one? तो cyclone season की यहाँ पे बात हुई। And how is the climate change affecting the region, adding to the unusual activity? और जो ये असना है, रेयर अगस्त साइक्लोन, इसके ऊपर क्यों इतनी एक्साइटमेंट थी? दीज आर द मेजर पॉइंट्स। तो ड्रामेटिक सीजनल विंड्स होती हैं। यूनिक क्यों है इंडियन ओशन? क्योंकि ओशनिक टनल्स क्रिएट होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं इट टू द पैसिफिक ओशन एंड द सदर्न ओशन। तो जो ये पैसिफिक टनल है, इट ब्रिंग्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वार्म वाटर एवरी ईयर। और जो सदर्न ओशन है, it brings cooler water from about 1 kilometer. So this is regarding the connectivity of Indian Ocean with the Southern Ocean and the Pacific. जिसकी कनेक्टिविटी की वजह से जो वार्म और कोल्ड वाटर है, दे आर ट्रांसमिटेड। तो पोस्ट मानसून सीजन में इन द इज द नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन फॉर इंडिया। तो वो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेन देता है ओवर द सेवरल स्टेट्स। फर्दर जो मेन इम्पैक्ट है ऑफ द मॉनसूनल सर्कुलेशन is that the warm ocean, the heat content, and the atmospheric convention, it favors cyclogenesis over the North Indian Ocean. तो इससे cyclones create होते हैं, form होते हैं during the pre-monsoon and the post-monsoon season. So it is mainly related to the warm water that is transmitted. Heat content, तो circulation जो है। तो असना जो है अगस्त साइक्लोन, इट इज born from the transition of the strong land borne depression onto the warm Arabian Sea.
तो ये फर्स्ट नॉर्थ इंडियन ओशन साइक्लोन है इन अगस्त सिंस 1981. So again, due to pressure also, cyclones are created. Further, when we talk about cyclones and anti-cyclones, तो again इसमें हाई एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर होता है सेंटर में और जो विंड होती है वो आउटवर्ड मूव करती है, वेयर साइक्लोन में लो प्रेशर सेंटर होता है एंड विंड जो होती है वो इनवर्ड मूव करती है. एंड एंटी साइक्लोन में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज होता है एंड सदर्न हेमिस्फेयर में काउंटर क्लॉकवाइज होता है. और जो साइक्लोन होता है अगेन ऑपोजिट, वहां पे सदर्न हेमिस्फेयर में विंड्स मूव क्लॉकवाइज एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में they move counterclockwise. These are the major differences between cyclones and anticyclones. Next, how changes in the level of Arctic sea ice can change monsoon patterns in India. तो फर्दर जो अनप्रिडिक्टेबल इराटिक रेनफॉल है ये बहुत ही ज्यादा नॉर्म बन गया ऑफ द इंडियन मॉनसून. अब हम बात करते हैं कि कैसे जो इंडियन समर मॉनसून रेनफॉल है उसके बारे में. तो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो इंडिया नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च NCPOR मिनिस्ट्री अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस और साउथ कोरिया का जो पोलर रिसर्च इंस्टीट्यूट है दे हैव फाउंड सच सीजनल चेंजेस इन द आर्कटिक सी आइस कि कैसे वो इंडियन मॉनसून को भी अफेक्ट करते हैं. तो व्हेन वी टॉक अबाउट समर मंथ्स जो सनलाइट होती है वो वार्म कर देती है सेंट्रल एशियन और इंडियन लैंड masses को मोर एंड फास्टर देन द सराउंडिंग ओशन. इससे लो प्रेशर बैंड क्रिएट हो जाता है एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर which is called the intertropical convergence zone. अब अगेन इसकी वजह से जो ट्रेड विंड्स होती है ब्लोइंग फ्रॉम द साउथ ईस्ट दे आर सब्सिक्वेंटली डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द इंडियन लैंड मास अगेन ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स इटसेल्फ एंड लो प्रेशर होता है आफ्टर दे क्रॉस द इक्वेटर. तो जो विंड्स होती हैं जब वो अरेबियन सी से पास करती हैं दे पिक अप मॉइस्चर एंड देन फर्दर डिपॉजिट दैट एज रेन ओवर इंडिया. अब अगर हम आर्कटिक सी आइस की बात करते हैं तो ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इट कुड इन्फ्लुएंस द मॉनसून टेम्परामेंट. कैसे कर सकती है? क्योंकि जो लेस सी आइस है इन द सेंट्रल आर्कटिक इट लीड्स टू लोअर रेन इन द वेस्टर्न एंड पेनिनसुलर इंडिया लेकिन मोर इन द सेंट्रल एंड नॉर्दर्न इंडिया. एंड फर्दर जो सी आइस लेवल्स हैं सेंट्रल आर्कटिक में जो वो इंक्रीज होंगे, जो हीट ट्रांसफर्ड है फ्रॉम द ओशन टू द एटमोस्फेयर वो भी ट्रिगर करेगी साइक्लोनिक सर्कुलेशन को at slightly lower latitudes. So again, this could also impact the monsoon patterns. So ISMR Indian Summer Monsoon Rainfall. So we can remember the differences here कि कैसे जो central and northern India है उसमें it is different than the western and the peninsular India. Next, my study claims to have found long COVID's real perpetrator. So this is regarding the current concept of SARS-CoV-2 pathogenesis. So is that the inflammation triggered by the virus, it damages the inner lining of blood vessels. इसकी clotting process start हो जाता है during which fibrin is deposited in the blood. तो again जब हम coagulation की बात करते हैं तो we read about anticoagulates as well. So here again for this clotting process, vitamin K is very important. Calcium जिसकी हम बात करते हैं. So this new study has flipped this concept, finding that fibrin is reportedly the driver of COVID-19 inflammation. तो thromboinflammation ये cause करती है symptoms of post-acute sequel of long COVID.
तो researchers they have found out कि जो long COVID complications है, they aren't correlated with the severity of initial COVID-19. This is the relation. That is that. So planetary protection, keeping out toxic aliens. The model of NASA's Viking 1 lander, which became the first spacecraft to land on Mars in 1976. तो ये फैसिलिटेटेड करने के लिए था द प्लानिटरी प्रोटेक्शन against contamination by the alien microbial life. तो NASA's Viking 1 lander 1976 में first spacecraft to land on Mars. Next, 5 sutras of digital infrastructure. So, as the digital world becomes increasingly complex, there is a need for dependable solutions, has never been greater. तो अगेन हियर जब हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं कि कैसे वो इतना ज्यादा हेल्प कर सकता है एग्री स्टैक की अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली रिगार्डिंग टू एग्रीकल्चर और तो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है DAM. These are all the major ways, ENAM, portal, etc. So these are all regarding agriculture, कैसे they can strengthen. Further, other sectors में अगर हम बात करते digital infrastructure की, तो again UPI and even now ULI, that is Unified Lending Interface. It has also been introduced. तो इंडिया का जो G20 टास्क फोर्स है, it has recently released a comprehensive report जो कि ये ग्लोबल स्ट्रैटेजी प्लान करने की बात करता है फॉर द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कि कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ग्लोबली एक तरह का सिटीजन स्टैक जिससे कि जो क्रेडिबिलिटी है रिलायबिलिटी है ट्रांसपेरेंसी है दैट इज इंक्रीज्ड security, scalability, and also inclusivity. Because again, जितना ज़्यादा unified system होएगा, the more efficient will it be. These are the major points here. कि जो corporate interest है, they also will not be dominated here. और public जो private innovation है, उसको भी हम promote कर सकते हैं. Safeguarding citizens' empowerment and privacy. और लॉक इन बाय कॉम्पीटिंग मोनोपोलीज और सिटीजन का जो रिलेशनशिप है विद मार्केट एंड स्टेट तो वो भी किसी इन्फ्लुएंस से फ्री रहेगा तो इसलिए इसका वाइड स्प्रेड इज इम्पोर्टेंट. And India has achieved 80% of financial inclusion in just last 6 years. So this data is important. And here this is regarding hijacking of facts. तो IC 814 Khandar hijack. The depiction of intelligence and security issues. This is regarding again hijacking and जो security के जो challenges होते हैं उसके regarding. The hijacking of Indian Airlines flight IC814 from Kathmandu to Kandahar on Christmas Eve 1999. The humiliating release of 3 jailed terrorists, of whom 2 were Pakistanis. This was a major incident that happened in the past. Kandahar hijack. Then came the hijacking of IC814. Which took the Indian agencies by surprise. That Pakistan, the ISI, and its proxies were involved was, of course, not difficult to fathom.
and it did not take long for the terrorist organization involved. So, Manjari, when we talk about the funding of terrorism, what are the major ways this funding it take place and these incidents are promoted? Major ways of terrorist financing is firstly, we are seeing that India lies between the two major drug cartels which are functioning in the world. One is the Golden Crescent and the Golden Triangle. This is one thing. Second, we can say of late we have seen that emergence of cryptocurrency because it is a decentralized currency. There is no one authority or even the central banks, they are not directly regulating them in terms of its supply. So that has also been that we can say key in terms of like cyber frauds. So that money is also being used to finance the different terrorist organizations. Hmm. So here the role of FATF becomes very important. Even Interpol is very important. That is international police. Yes, the further when we talk about constitution, the government is not the nation. The constitution helps we the people to distinguish between the two. So again, what makes a nation is its past. कैसे past से we learn, we make amendments and such changes into the constitution जिसको हम living document बोलते हैं. Again, because it keeps on changing itself according to the evolving needs of the citizens. So it gave people an idea of India that was not a singular but a toolbox of ideas of India, the written constitution. And several adoptions हमने लिए थे from several countries, like even Switzerland, Italy, etc. So we have adopted from other nations as well. तो spirit of nationalism की जब हम बात करते हैं, loving your government and loving your nation. Yes, Mansi, you can add. So as we say that in India we have constitutional supremacy. So constitution is again the you can say the guiding source which has enabled again the unbiased functioning of a particular country. Like we can talk about definitely India. So we are talking about different aspirations and the goals which are mentioned even in the preamble, which is again it is acting as the when we are talking about that there is again certain misunderstanding or there is certain confusion even on the part of interpretation of the constitution. So the judiciary, it refers to the preamble of India for this. So it is mentioning all the aspirations of India. We are talking about DPSP, even fundamental duties are very, very important. So constitution has enabled us to give a clear and unmistakable understanding that we are sovereign. So this can be the interpretation. So government is not the nation. Government can function in different ways. Government can be inefficient, it can be corrupt also. So in that case also, we the people, so people are more powerful in a democracy. Democracy mein demo stands for the people. So ultimately we say that the people, the constitution, that is major and supreme. Hmm. And Cracia refers to the rule, any rule by people themselves. And another like risky situation which can develop is again a former prime minister has also stated that majoritarianism in the clock of nationalism is a dangerous ploy. It has the potential to devour the foundational values of the nation itself. So different forms, like we talked about the inefficient and the corrupt government, we can talk about the dictatorial regimes, or we can talk about again another form can be majoritarianism. So these are certain, we can say these are the challenges. Hmm. तो यहाँ पे मानसी मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या है इन द क्लोक ऑफ नेशनलिज्म? What does this term refer to?
Like majoritarianism can also have different forms. It can be like we see certain discrimination even in terms of like the politicians which are being elected, they are, we can say ki only from one particular religion we are seeing the maximum share of politicians or the political representatives, or we are selecting it from on the basis of the caste, creed, or sex. So that is one, we can say, different forms of the shapes of majoritarianism in the cloak of nationalism, that under the garb of nationalism, like when we talk about the Hindutva state, when it takes the communal angle, Hindutva state is not necessarily it is related to religion. It can be again abiding with the goals and principles of the constitution itself, being again equitable, being respectful. That is also, we can say, what when we say that according to you what is a religion, so it can be that also, it can be not only related to again the tradition or that basis, the traditional basis of understanding a religion. So that is the danger, we can say, in the form of majoritarianism. ओके, अगर ऐसा होगा कि मान लो जो रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट वो मैक्सिमम जो है सिर्फ एक ही पर्टिकुलर पार्टी की होगी, क्या उसको भी हम बोल सकते हैं कि वो मेजोरिटेरियनिज्म है? नहीं, वो तो व्हेन वी से कि मेजोरिटेरियनिज्म इन द सेंस कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी व्हेन इट हैज द majority according to the constitutional provisions, that needs to be abided, but that is, we would say, majoritarianism in technical sense, that is actually required to ensure the political stability in the country, and hence that would be determining the social progress and the economic progress. So that is definitely required. हम्म। Next, Mahmudabad and Musharraf's family land, enemy property in India. So what is this concept of enemy property? So a parcel of land in western UP that belonged to the family of former Pakistan President Pervez Musharraf is up for sale under the Enemy Property Act of 1968. The Union Home Ministry has said कि जो ये enemy property of 13 acres of land is open for e-auction until September 12 midnight. तो enemy property होती क्या है? तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962 डिफाइन करती है एनिमी एज अ पर्सन ऑफ कंट्री कमिटिंग एक्सटर्नल अग्रेशन अगेंस्ट इंडिया। तो ये एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है 1962 में। Again, regarding the Mahmudabad case that also happened, that is regarding this itself. So how does it function? Like how India is dealing with the enemy property? So it is under the Ministry of Home Affairs. There's this department, custodian enemy property for India, and attains a unique status. So it is deemed an enemy or enemy subject or an enemy firm under the Defense of India Act. So custodian has the power to transfer the property, enter into contracts over its use, and collect the